हेलो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सीएसआईआर नेट जेआरएफ का 2022 का घटना चक्र हम लोग पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रीवियस सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर, और इसमें हम चैप्टर 1 भी आपकी यूनिट 1 कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड माइक्रोबायोलॉजी का वायरस का सेट 7 पढ़ रहे हैं। विषाणु यानी कि वायरस, हम लोगों ने पीछे की प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी, जैसे कि आपका वायरोइड्स थे, प्रियॉन्स थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब 21 आपका क्वेश्चन है, एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग के निदान में किया जाता है। कैंसर, टाइफॉइड, एड्स एंड फाइलेरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका सी होगा, एड्स। इंग्लिश में पढ़ते हैं, एलिसा अ डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स के डायग्नोसिस के लिए आपका कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन सी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा होता है? देखिए, सूचना प्रवाह का मतलब यहाँ पे ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। हमने पढ़ रखा है कि डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है, उसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जब आरएनए से डीएनए बनता है वह उल्टा, ठीक है, जब उल्टा होता है, आरएनए से क्या होता है? डीएनए बनता है, तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, या रिवर्स हो जाता है क्योंकि उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं? निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है? तो ऐसा कौन है? टीएमवी, एचआईवी, रियो वायरस, या ये सभी अलग अलग तरह के वायरस हैं। तो ऐसा होता है आपका एचआईवी के अंदर, यानी कि इसमें क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑपोजिट, दैट इज आरएनए टू डीएनए। ये किसमें होती है? एचआईवी में होती है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एचआईवी एक जटिल आवरण युक्त रेट्रोवायरस है, ठीक है, एनवेलप्ड रेट्रोवायरस ये है, इसमें एनवेलप होता है। इसमें प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है कि उपस्थिति के कारण सूचना का जो प्रवाह होता है वो उल्टा होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए ना बनकर आरएनए से डीएनए बनता है, ठीक है। तो हमें ये याद करना होगा, ट्रांसक्रिप्शन होती है प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23 पे, किस निम्नलिखित में से किसका उपयोग एलिसा में किसी पदार्थ के अम्ल निर्धारण हेतु किया जाता है? इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड यूज ऑफ एलिसा टू आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस। अब इससे पूछा है कि क्या चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं जब ये टेस्ट करते हैं एलिसा, ठीक है। तो प्रतिरक्षी, प्रतिजन, साइटोकाइन या अपमार्जक। इंग्लिश में पढ़े तो एंटीबॉडीज़ लेते हैं, एंटीजेंस लेते हैं, साइटोकाइन लेते हैं या डिटर्जेंट्स लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये हम क्या लेते हैं? एंटीबॉडीज़ लेते हैं, क्योंकि टीफो लिम्फोसाइट पे ही अटैक करता है हमारा एचआईवी। तो जब ये टेस्ट लेते हैं तो इसके लिए हम लोग एंटीबॉडीज़ को ही कलेक्ट करते हैं। जैसे एलिसा का फुल फॉर्म देखें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो टेस्ट है ये किसके लिए होता है? एचआईवी संक्रमण का, यानी कि एचआईवी इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस विधि में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का प्रयोग रोगजनक कारक या पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु किया जाता है। एंटीबॉडीज से चेक किया जाता है कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो 23 यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। 24, एक जीवाणु भोजी में होता है। जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफाज। इसमें कह रहे हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, कार्बन और नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड होता है, या केवल प्रोटीनें होती हैं। मतलब सिर्फ प्रोटीन से एक बैक्टीरियोफाज क्या होता है? जब किसी बैक्टीरिया में वायरस अटैक कर जाता है तो उसे बैक्टीरियोफाज कहते हैं, ठीक है। तो क्या उसमें सिर्फ प्रोटीन्स हो सकती है? नहीं, कार्बन नाइट्रोजन की तो बात आएगी ही नहीं। फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड का इनका मतलब है सिर्फ आरएनए, तो ऐसा भी नहीं होगा। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं तो ये आपका सही होगा। फिर से इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं, बैक्टीरियोफाज कंसिस्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिर्फ आरएनए है, नहीं। फिर कार्बन है, नाइट्रोजन नहीं, प्रोटीन्स ओनली, ये भी नहीं हो सकता। और प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड आपका सी रहा है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बैक्टीरियोफाज एक प्रकार का क्या होता है? वायरस होता है जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देता है। अन्य प्रकार के वायरस की भांति इसमें प्रोटीन परत होती है। वायरस में क्या होता है? प्रोटीन की एक लेयर होती है और उसके अंदर की तरफ क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो डीएनए के फॉर्म में हो चाहे वो आरएनए के फॉर्म में हो, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरियोफाज की बात करें तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन 25, जीवाणु भोजी यानी कि फिर बैक्टीरियोफाज पे क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए है, एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है
दूसरा है, ये तो हो नहीं सकता ना, एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, बल्कि होता क्या है, विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है, ठीक है, इन्फेक्ट कर देता है। एक विषाणु जो जीवाणु को ये मिल गया हमें नेक्स्ट ऑप्शन। फिर है एक जीवाणु जो शैवाल, ये हो नहीं सकता, इसमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। अब बैक्टीरियोफाज इज अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, ऐसा भी नहीं है। अब वायरस विच इन्फेक्ट बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज में क्या होता है, एक वायरस जो होता है वो इन्फेक्ट कर देता है बैक्टीरिया को। 26 में अब बात हो रही है कि बैक्टीरियोफाज का आविष्कार किसने किया, किसने इसको डिस्कवर्ड किया। तो इसको आपके ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, FW टॉट एंड फेलिक्स डी हर्टले, ठीक है, हर्ले इंडिपेंडेंटली, ठीक है। हिंदी में देखें तो ये बी में आएगा, स्वतंत्र रूप से FW टॉट और फेलिक्स डी हर्ले ने किया था, ठीक है। तो आपको टॉट और हर्ले याद रखना है कि बैक्टीरियोफाज को किसने डिस्कवर किया था, टॉट और हर्ले ने। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। जीवाणु को संक्रमित करने, ऑब्वियसली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए होता है। विषाणु जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज कहलाता है, ठीक है। इनकी खोज स्वतंत्र रूप से टॉट एवं डी हैरले ने की थी। T4 जीवाणु भोजी की संरचना टैडपोल की तरह होती है, ठीक है। ये जो बैक्टीरियोफाज होता है इसकी संरचना कह रहे हैं टैडपोल के समान होती है और उसके पॉलीहेड्रल हेड्स होते हैं। ये ध्यान देना है हमें इसकी कि पॉलीहेड्रल इसके हेड्स होते हैं और एक हेलिकल टेल होती है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर बता रहे हैं किस तरह का है कि पॉलीहेड्रल हेड्स हैं, हेलिकल टेल है और जीवाणु भोजी का न्यूक्लिक एसिड द्विसूत्री यानी कि डबल स्टैंडर्ड DNA का बना हुआ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरियोफाज की जो यहाँ पे बात की जा रही है, बैक्टीरियोफाज जो इसमें जो वो होता है आपके न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है और ऊपर की प्रोटीन जो होती है होल यानी कि कैप्सिड की बनी हुई होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बैक्टीरियोफाज का हमने से यहाँ पे डिस्कवरी पढ़ी कि किसने की है, इसके साथ साथ हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि वो टैडपोल के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, साथ में पॉलीहेड्रल हेड और हेलिकल टेल पढ़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA का बना हुआ होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, HIV जैसे कि रेट्रोवायरसेस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। विच एंजाइम इज़ फाउंड इन रेट्रोवायरस। HIV के लिए याद रखिएगा कि रेट्रोवायरस उसको कहा जाता है। तो इसके लिए एंजाइम की बात अभी हमने पीछे ही पढ़ी थी कि इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसमें DNA से RNA ना बनकर उल्टा RNA से DNA बनता है, ठीक है। इसका ये जस्ट उल्टा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि रेट्रोवायरस में जो न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं यानी कि RNA पाया जाता है, इनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी कि इनका RNA जीवित कोशिका में प्रवेश करता है, तब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से वायरस के DNA का निर्माण हो जाता है जो कोशिका के DNA से जुड़कर स्वयं प्रोटीन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। पहले क्या होता है, RNA से क्या होता है, DNA बनता है, फिर ये DNA जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस इसके बाद यहाँ पर होती है और अब ये बन जाता है पूरा, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट बात पढ़ी कि कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। HIV कैसा है, रेट्रोवायरस है। इसके टेस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ELISA किट यूज़ की जाती है। किस पे की जाती है, एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट करके उससे चेक किया जाता है। ELISA का फुल फॉर्म क्या है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। 28, एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, थोड़ा हिंदी में मुश्किल रहती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स, इट इज़ कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV। पहला स्टेटमेंट ही सही लग रहा है, ठीक है। तो इस पर टिक करते हुए चलते हैं। फिर कह रहे हैं इट रेप्लिकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट, बिल्कुल यहाँ पे T4 लिम्फोसाइट की ही बात होती है। फिर कह रहे हैं कि ELISA टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स, नहीं, ELISA डिटेक्ट करता है कि HIV है कि नहीं है, ठीक है, ये चेक करता है। तो 3 सही नहीं लग रहा है, फिर इसको चेक करते हैं अभी। फिर है इट मे रिमेन डॉर्मेंट फॉर 6 ईयर, कह रहे हैं विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रह सकता है, ठीक है। 6 वर्षों तक उसका पता नहीं लग पाता, प्रसुप्त रहता है। तो आपका ये 4th भी ऑप्शन सही है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें 1 2 3 है तो 3 तो नहीं, जहाँ पे 3 है वहाँ पे तो क्रॉस लग जाएगा,
ठीक है, ये तीनों में 3 है, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हमें 1 2 4 आर करेक्ट। ठीक है, ये 1 2 और 4 करेक्ट है। अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ये पष्ट विषाणु HIV के कारण होता है, सही है। ये T4 लसीकाणुओं के अंदर प्रतिकृति होता है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड यहाँ पे गलत है कि एलिजा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रहता है, ये बात सही है। ठीक है, 28 का डी ऑप्शन आपका सही है। अब इसकी डिटेल थोड़ी सी बताई गई, इसको पढ़ लेते हैं। एड्स एक संक्रामक रोग है, ऑब्वियसली, जो शरीर के संक्रमण से लड़ने की क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है, उसकी ये T4 लिम्फोसाइट पे ही अटैक कर देता है, क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं बचती तो इंसान का जो शरीर होता है वो लड़ नहीं पाता है। HIV लगभग 9720 nm व्यास का गोल आवरण युक्त विषाणु है। इसके जीनोम एक सूत्री RNA अणु यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड, अभी हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफाज में डबल स्ट्रैंडेड DNA था, और इसमें यहाँ पे कह रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसमें है HIV में। ये जो 2 समान टुकड़ों में विभाजित होता है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम इन टुकड़ों से संबंध रहता है। वायरस की ग्लाइकोप्रोटीन की बनी अनेक वृत्तयुक्त खूंटियाँ सदृश गुंडिया आवरण में से निकलती रहती हैं। HIV के लक्ष्य कोशिकाएं T4 लिम्फोसाइट होती हैं, मतलब जिस पे अटैक करता है वो क्या कौन होते हैं, वो होते हैं T4 लिम्फोसाइट। कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसे करके और फिर ये ऐसे करके ये बनी हुई होती है। ठीक है, इसका ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पूरा ये बना होता है। जो लक्ष्य कोशिका में पहुंचने के बाद वायरस का आवरण तथा प्रोटीन खोल का अपघटन हो जाता है। फिर वायरस प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके RNA सूत्र का DNA में परिवर्तन करती है। भाई तभी तो कह रहे हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि अगर इसमें DNA होता तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होता, क्योंकि DNA से RNA बनता तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होता। रिवर्स का मतलब भी यही है कि इसके पास RNA है, ये किस में चेंज होगा, DNA में चेंज होगा। और किस लिए क्यों हो रहा है ये, क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जिसकी हेल्प से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। और ये चेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA अणु प्रो वायरस के रूप में पोषक कोशिका T4 लिम्फोसाइट के DNA में संविष्ट हो जाता है, मतलब आपस में मिल जाता है। इस प्रकार पोषक कोशिका में लेटेंट इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक है, समय समय पर प्रो वायरस सक्रिय होकर पोषक कोशिकाओं को संतति वेरिएंस के निर्माण को प्रेरित करता है। HIV के संक्रमण का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, एलिजा टेस्ट करते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का परीक्षण किया जाता है। जो एंटीबॉडीज जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ना, उसी का ये इन्होंने एक वो निचोड़ दे दिया है। एंटीबॉडीज़ व अन्य प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगता है। HIV के संक्रमण के बाद सामान्यतः व्यक्ति में 3 से 12 वर्षों तक कोई स्पष्ट रोग लक्षण दिखाई नहीं देते, इसीलिए अंदर अंदर होता जाता है और पता नहीं लगता है। अर्थात इसका सुप्त अवस्था प्रायः 3 से 12 वर्ष यानी कि 3 ईयर से लेकर 12 ईयर्स तक पता ही नहीं लगता है कि इस बंदे को क्या है, HIV है। ठीक है, तो छुप सा जाता है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, हमने काफ़ी HIV के बारे में पढ़ लिया। क्वेश्चन 29, पादप यानी कि प्लांट वायरस जिसमें DNA पाया जाता है, क्योंकि प्लांट वायरस में ज़्यादातर क्या होता है, RNA पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा प्लांट वायरस है जिसमें DNA पाया जाता है, तो आपका फर्स्ट है कैलिमो वायरस, जो है उसमें DNA पाया जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कैलिमो वायरस। प्लांट वायरस विच हैज़ DNA इज कॉलिमो वायरस। कॉलिमो वायरस कॉलिमोविरिडी फैमिली का जीनस है। ये मुख्यतः पौधों को संक्रमित कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। इसमें DNA का दोहरा गुणसूत्र डबल स्ट्रैंडेड DNA इसमें मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आने वाला प्रमुख वायरस कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कॉलिमो वायरस आपका हुआ प्लांट वायरस जिसमें क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA हमें मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा डबल स्ट्रैंडेड RNA यानी कि dsRNA वायरस है, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर आपका टास्पो वायरस, फिर है रैब्डो वायरस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्ट्रैंडेड RNA, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है वो आपका होता है रोटा वायरस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे होगा। रोटा वायरस में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है। रोटा वायरस छोटे बच्चों में अतिसार का प्रमुख कारण है, लूज मोशन, डायरिया। ये डबल स्ट्रैंडेड RNA के विषाणु हैं, वायरसेस होते हैं, जो रियो वायरस फैमिली का एक सदस्य है। लगभग 5 वर्ष की आयु तक विश्व के लगभग सभी बच्चों को रोटा वायरस से कम एक बार अवश्य संक्रमित होते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के देखे जाने पर इसका आकार एक पहिए की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम रोटा रखा गया है, जो पहिए का लैटिन नाम है। ठीक है, रोटा इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये किस तरह का दिखता है, एक पहिए की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम रोटा वायरस रखा गया है। और इसमें किस तरह के हमारे डीएनए मिलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलते हैं। और ये क्या चीज़ क्रिएट करता है, डायरिया क्रिएट करता है, डायरिया हो जाता है इसके। ठीक है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।